गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, और उसके बाद हम सीखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, आप लोगों ने होमवर्क के टाइम पे थ्योरी लिखी होगी या जिन्होंने क्लास में अटेंड करके पढ़ा है उनको पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। तो शुरू से बता देता हूं थोड़ा सा। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी होगी, कंपेरेबल होगी। कंपेरेबल मतलब जो कि एक शेल से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर ये 1s है तो पास वाला भी कौन सा होना चाहिए, किसका होना चाहिए, 1s का होना चाहिए। अगर ये 2p है तो ये भी किसका होना चाहिए, 2p होना चाहिए। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है और जिसके अंदर क्या है, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, एक दूसरे के पास है ना, एक दूसरे के पास में आकर कंबाइन होते हैं, तो दो तरीके के नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक ऑर्बिटल को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक कहलाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको हम ये वाला डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच वाले रीजन पर रहता है, मैक्सिमम में, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, दूर रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में सबको, इतना क्लियर है ना। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यार एक चीज देखो यहाँ पर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जैसे ये s ऑर्बिटल है 1s का और ये दूसरा ऑर्बिटल भी है किसका, 1s का, और मान लो किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने की बात कर रहे हैं। मतलब ये हाइड्रोजन के एटम का है और ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम का, ठीक है। तो ये वाला 1s ऑर्बिटल और ये वाला 1s ऑर्बिटल की वेव अगर सेम फेज में होगी, सेम फेज में होगी मतलब देखो दोनों के ऊपर क्या है, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है कि नहीं, तो दोनों का साइन सेम है, तो जब ये दोनों कंबाइन होगी तो नई वेव बनेगी। पहले भी बता चुका हूं, दोनों कंबाइन होगी तो नई वेव बनेगी। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, वेव ही तो होता है, नई वेव बनेगी जो कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताएगी। एक चीज बताओ, ये जो नई वेव बनी इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा कि कम होगा, है ना, दोनों वेव से ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है कि ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने, मतलब एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास होगी, ज्यादा है एम्पलीट्यूड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमको पता है E = h न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, एनर्जी कम होगी ना, जल्दी बताओ, एनर्जी कम होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा। अभी तक हम ये पढ़ते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है सबको, है ना। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल है
यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं डबल इलेक्ट्रॉन के, है ना, दो न्यूक्लियस के बीच में जो मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसका मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, वहां पर कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ गए? चलो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे, है ना। तो देखो मान लो ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक, प्लस माइनस प्लस, इसके साथ में दूसरा एस ऑर्बिटल आकर क्या होगा, कंबाइन होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, कंबाइन होगा, जुड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का कौन सा इफेक्ट, देखो इसके पहले कौन सा इफेक्ट था, कंस्ट्रक्टिव, ये कौन सा इफेक्ट है, तो यहाँ पर वेव बनेगी, है ना, बहुत वेव बनेगी, पर दो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो बहुत छोटा होगा। देखो यहाँ पर अगर ये ऊपर +7 जा रही है और ये ऊपर -5 जा रहा है, तो जो नया वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, +2, 7 में से 5 माइनस कर दो, 2 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अरे इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं अपन 7 है और इसका एम्पलीट्यूड 5 है, तो ये 7 में से 5 को माइनस करोगे तो नई वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा ना, 2। क्लियर है ना, तो देखो इसका एम्पलीट्यूड 2 हो गया, फिर इधर ये 5 है और इधर ये 7 है, तो -2 एम्पलीट्यूड हो गया। तो इसे देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी बन रही है, फ्रीक्वेंसी छोटी, एम्पलीट्यूड छोटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेट करेगा, रिपल्शन ज्यादा पावरफुल है। देखो रिपल्शन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इधर के इलेक्ट्रॉन्स ने इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इतना रिपेल कर रखा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो देखो क्या इन दोनों के बीच में आपको एक भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है। तो बताओ बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा कि एंटी बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग वाला स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला कम स्टेबल होगा। आगे बात समझ में सबको, समझ में ना सब, बॉन्डिंग वाला स्टेबल होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला कम स्टेबल होगा। क्लियर है सबको, है ना। अब हम यहाँ पर और बात करते हैं कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप लोग हेडिंग बना लो और अपन एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन के लिए आपको कॉलम बना लो, एक एक करके करते जाते हैं डिस्कस। बना लिया सबने कॉलम, चलो तो पहला कॉलम क्या हो जाए, हाँ क्या हो गया बोलो, अच्छा बेसिकली ये वेव है, तो इस वेव को हम नाम दे देते हैं psi1 और इस वेव को हम नाम दे देते हैं psi2। ठीक है, क्लियर है सबको, याद करो अपन ने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था psi1 psi2 इलेक्ट्रॉन वेव का फंक्शन होता है, तो ये psi1 psi2। चलो तो पहला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट था कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट था, है ना।
तो पहले पॉइंट को आप लिखोगे इट इज फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखो इट इज फॉर्म ड्यू टू द एडिटिव इफेक्ट या कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज फॉर्म ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव और एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलो एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या लिखोगे, कौन बताएगा? डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे psi1 माइनस psi2। वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा ना, इसी का पैरेलल वाला पॉइंट क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव या सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है सबको? लिख लिया? अब देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम को ध्यान से देखो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो एक डिफरेंस बिटवीन और बना पाओगे। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है किसके बीच में प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रेजेंट है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है ना, ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितने न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, कितने न्यूक्लियस लगा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? 2 न्यूक्लियस। और बेसिकली यहां पर देखा जाए तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना, रिपल्शन फोर्स है। मान लो यहां पर अगर कोई गलती से एक आधी इलेक्ट्रॉन रह भी जाता तो वो किसके बीच में प्रेजेंट होता, दो न्यूक्लियस के रिपल्शन फोर्स के बीच में प्रेजेंट होता। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस मिलकर क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में प्रेजेंट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके बीच में प्रेजेंट है, अगर मतलब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो वो किसके बीच में प्रेजेंट होगा, अट्रैक्शन फोर्स के बीच में कि रिपल्शन फोर्स के बीच में? यहां पे दो बॉन्डिंग वाले में तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, दोनों न्यूक्लियस मिलकर। पर यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पर कौन सा फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है ना। तो लिखो इस पॉइंट को, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, electron present in the bonding orbitals due to the attraction between two nucleus। दोनों न्यूक्लियस के बीच के जो अट्रैक्शन होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस की जगह पर एटम्स, सॉरी, दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उनकी वजह से है ना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स दिख रहा है ना, इसकी एनर्जी कम थी, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है मतलब अब ऑडियो क्लियर है ना? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसका मीनिंग समझ लो, लिखना तो बाद में होता रहेगा, है ना। देखो क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है उनकी कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है मतलब ये स्टेबल है। और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ पर दो एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, रिपल्शन फोर्स, है ना। तो अब पॉइंट लिखो, है ना, कितना लिखा था आपने, बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट
attraction, electron is present due to the force of attraction between the atoms. एंटी बॉन्डिंग में क्या लिखोगे? वेरी गुड, अट्रैक्शन ना इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, यहाँ पर जो साइड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस वजह से है? रिपल्शन की वजह से है, दोनों एटम्स के बीच के रिपल्शन की वजह से। यहाँ पर बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है? दोनों एटम के अट्रैक्शन की वजह से प्रेजेंट है। समझ गए पॉइंट? क्लियर है सबको? चलो इसके बाद वाला पॉइंट सुन लो। इसके बाद वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट की वजह से बन रहा है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है मतलब इसकी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी। तो यही पॉइंट हम लिखेंगे, लिखो इट इज more stable, it is more stable as compared to anti bonding molecular orbital। सबको रीजन पता है? रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया ना, सबको समझ में आ गया ना क्यों ज्यादा स्टेबल है? बताया ना एनर्जी वाले तरीके से, एम्पलीट्यूड और एनर्जी वाले तरीके से समझाया है ना? तो it is more stable as compared to anti bonding molecular orbital, है ना? इसके पैरेलल पॉइंट क्या लिखोगे एंटी बॉन्डिंग वाले में? वेरी गुड, इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कितने पॉइंट हो गए? चलो फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में छुपा हुआ है। हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम दिखाएंगे सिग्मा पाई डेल्टा से, और एंटी बॉन्डिंग को दिखाएंगे सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से। आ गया यार? तो लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई डेल्टा, और उसके पैरेलल में लिख लेना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। कौन समझाया ना कि लैंग्वेज में लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई डेल्टा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। एक और पॉइंट बोर्ड पर छुपा हुआ, ढूंढो कहां पर छुपा हुआ? आपके सामने। चलो इतने रीजन में छुपा हुआ, मैं हिंट भी दे दूं। और पॉइंट का नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? यहां पर देखो दो न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कि ज्यादा है? और यहां पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि कम? ज्यादा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम बॉन्डिंग के लिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इज क्या? ज्यादा हो क्या बोलो? इज हाई इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं भी लिखो तो भी अंडरस्टूड होगा। पर क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इज हाई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इज क्या हो जाएगा? अपोजिट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? लेस या लो?
आपको मैंने कितने डिफरेंस लिखवा दिए? 5 लिखवाया है ना याद? चलो तो इन पांचों डिफरेंस को याद कर लेना। अब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है ना, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इंपॉर्टेंस की। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बता देती है कि किन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। तो आज तक हमने सुना है कि हीलियम के बीच में कभी भी हीलियम का He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, सुना है ना आपने? अरे हीलियम नोबल गैस होती है, याद करो He, तो नोबल गैस किसी के साथ में कंबाइन होगी क्या? नहीं होती है। तो ये कैसे पता चला कि नोबल गैस किसी के साथ में कंबाइन नहीं होती है? थ्योरेटिकली कैसे हम समझा सकते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू समझा सकते हैं। कैसे? देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो एक हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक, ये हीलियम मॉलिक्यूल बनाना मतलब हीलियम के 2 एटम होना चाहिए। तो मैंने मान लिया ये हीलियम का A वाला एटम है और ये हीलियम का B वाला एटम है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कुछ अलग होगा कि सेम होगा? 1s2 2s2। इतना समझ रहे सब? है ना? अब देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा होता है कि पहले हम लोअर एनर्जी वाला पोर्शन बनाएंगे और उसके बाद एनर्जी बढ़ते चली जाएगी। क्या होते जाएगी? एनर्जी क्या होती जाएगी? एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी। तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले आपको ऐसी एरो बनानी है ऊपर की तरफ और उसके साइड में लिखना है एनर्जी। क्या लिखोगे? क्या? एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले दोनों का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में? कौन सा? 1s वाला, है ना? तो हीलियम के A वाले एटम में 1s2 है, तो हमने लिख दिया 1s2। ठीक, और हीलियम के B वाले एटम में भी 1s2 है, तो हमने लिख दिया 1s2। अब जब भी हमने पढ़ा था, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ दोनों में से एनर्जी किसकी कम होती है? एनर्जी किसकी कम होती है? बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है। तो एक चीज बताओ, इन दोनों में से बॉन्डिंग ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? देखो हमने एनर्जी लिखी है ऐसे, मतलब एनर्जी ऊपर जाते समय इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्डिंग ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? जल्दी बता दो। तो नीचे वाला बॉन्डिंग होगा। तो याद करो कल मैंने एक सीरीज लिखवाई थी कि बॉन्डिंग के अंदर हम ऐसा करेंगे सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s2। याद आया? चलो, तो यहां से देखो, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने डार्क करा, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और इसके अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। तो ये क्या बन गया आपका? सिग्मा 1s2। क्या बन गया? क्या बन गया? सिग्मा 1s2। अब यहां से ये स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर गया और इसके अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार 1s2। क्या बन जाएगा? सिमिलरली देखो 2s2 की बात करते हैं, तो सिमिलरली क्या होगा? 2s2 के डायग्राम बनाते हैं तो 2 वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। n = 1 न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है, मतलब उसकी एनर्जी कम है। फिर 2 वाले की थोड़ी ज्यादा होगी, तो 2 वाला बाद में बनेगा। बनाओ 2 वाले को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2 हीलियम A का और यहाँ पर हो जाएगा 2s2 हीलियम B का।
सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया? पारसी, इशिका, अमन, अंशुल और कौन कौन है? आरती, समझ में आ रहा है? है ना? चलो, तो 2s2 है। अब 2s2 में से भी क्या बनेगा? एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। सबको पता है बॉन्डिंग कहां बनेगा? हमेशा नीचे वाले कौन से होंगे? नीचे वाले कौन से होंगे? और ऊपर वाला कौन सा होगा? हमेशा एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो चलो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और उसके अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और उसके अपोजिट स्पिन वाला इधर आया। समझ गए सब? तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2s2 और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, है ना? अब देखो यहां पर हमको ये थ्योरी का इंपॉर्टेंस है। ये थ्योरी बताती है बॉन्ड ऑर्डर नाम की चीज। बॉन्ड ऑर्डर होता है कितने बॉन्ड बनेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन? लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको लिख दो, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो, तो ये हमको बता देगा कि दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा और कितना चीजें स्टेबल है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बिफोर बॉन्ड ऑर्डर 1/2। हमेशा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का देखना, मतलब सबसे ऊपर वाले, इसके अंदर देखेंगे। तो बताओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? 2। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 - 2 करोगे कितना होगा? 2 - 2 करोगे कितना होगा? 0। मतलब हीलियम के दो एटम में 0 बॉन्ड बनेंगे। 0 बॉन्ड बनेंगे मतलब कभी भी मॉलिक्यूल बनेगा क्या? बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया मतलब हीलियम के दो एटम्स के बीच में कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? है ना? इशिका, पाशवी, आयुषी, अनीश, अमन, सबको समझ में आ गया? है ना? अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, इसका मतलब एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए नेचर में हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सप्लेन। तो कुछ नहीं करना है आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और बॉन्ड ऑर्डर 0 लाकर बताना है। क्लियर है सबको? है ना? अब देखो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कैसे करेंगे? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। मतलब शब्द क्या है? पेयरिंग है, डायमैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन सा मैग्नेटिक बोलेंगे? कौन सा मैग्नेटिक बोलेंगे? जल्दी बताओ। डायमैग्नेटिक। देखो यहाँ पर लास्ट वाले में देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका नेचर हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक बोलोगे? और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। कौन
कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम मॉलिक्यूल का, तो लास्ट वाले शेल को हम देखो सबसे पहला शेल क्या बोलते हैं हम कि के है, लास्ट वाला है ना, सबसे पहले शेल को हम क्या बोलते हैं के है, तो ये भी के है और ये भी के है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली लिख देते हैं के, क्या लिख देते हैं, अरे पहला शेल इसका भी के होगा और ये वाले हीलियम का भी के होगा, दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट करा के, तो क्या लिख दिया हमने के। आगे बात समझ में, जल्दी बताओ। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले के बारे में लिखना है, तो क्या लिखेंगे सिग्मा 2s2 और उसके बाद क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। पर नोबल गैस के केस में आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिखाया है आपको, सेंस इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, ठीक है। समझ गए सब, है ना। एक और चीज देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है फ्रैक्शन में आता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है 1/2 3/2, मतलब बॉन्ड तो बन रहे हैं पर जो भी मॉलिक्यूल है वो लेस स्टेबल है, कैसा स्टेबल है, लेस स्टेबल है। पर अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर होल नंबर में आता है 3 2, है ना, तो मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल है। समझ गए सब, चलो तो आज ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, उसका डायग्राम भी कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एनर्जी लेवल